हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी परिवार में। मैं अमृत सिंह आपका स्वागत करता हूं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कल का ही चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे और आज पार्ट 2 हम लोग अपलोड करेंगे और आप अच्छे से देखेंगे। इसमें आज हम मुख्यतः आवेश का क्वांटीकरण प्रकृति समझेंगे, ये होता क्या है। कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके थे कि विद्युत क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है, उससे रिलेटेड धनावेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस कब होता है, निगेटिव चार्जेस कब होता है। ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है आवेश का क्वांटम प्रकृति, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। यदि हम किसी भी आवेशित वस्तु आप यहाँ पे थोड़ा देख लें, यदि हम किसी भी आवेशित वस्तु अथवा आवेशित वस्तु में कोई भी हो सकता है, आवेशित गोला ले सकते हैं, यहाँ पे आप नोट कर लेना, किसी भी आवेशित वस्तु में आवेशित गोला ले सकते हैं। आवेशित कण का मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा कण, ये भी ले सकते हैं। अथवा आयन के आवेश को नापे, यानी कि एक परिभाषा है Q बराबर Ne, यहीं से मिला है। यदि कहा कि यदि हम किसी भी आवेशित वस्तु अथवा आवेशित कण अथवा आयन के आवेश को नापे तो उसका जो आवेश होगा, आवेशित कण नापे तो सदैव उसका जो आवेश होगा वो हमेशा पूर्ण गुणज में ही होगा। पूर्ण गुणज मतलब कि जैसे 2, 3, 4, 5 पूर्णांक संख्या, ये कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। इसको चाहो तो आप नोट में डाल लो, मैं डलवाऊंगा अभी, आप इसको नोट में लिख सकते हो। ये चीज़ समझना है, ध्यान दो। यदि हम किसी भी आवेशित कण को क्या करें, आवेशित कण ले या आवेशित वस्तु ले और आयन को नापे, धनायन या ऋणायन, उसको नापे तो कभी भी उसका आवेश जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। उसी गुण को कहते हैं आवेश का क्वांटम। वही जो गुण होता है उसी गुण को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटम, जो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। ये जब भी होगा तो आप एक पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा हो सकता है। इसको समझने से पहले आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश थोड़ा ये नोट कर ले, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो -E होता है और उसी प्रकार प्रोटॉन का होता है +E। लेकिन देखो यहाँ पे अल्फा कण का आवेश होता है +2E, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो यदि सवाल में दे दिया कि अल्फा कण का आवेश, वहाँ पे आपको 2E नहीं देगा तो वहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अल्फा कण का आवेश आप जब भी कह देगा तो आप 2E +2E रखेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। कुछ मैं नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स है, मैं आप उसको बता देता हूँ। यहाँ बोर्ड पे चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। पहला नोट्स क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए आप लोग। आवेश के क्वांटीकरण यानी Q बराबर Ne, फार्मूला होता है Q बराबर, कल फार्मूला ये बता चुके हम। Q बराबर Ne को एक वैज्ञानिक थे R.A. मिल्टन, उनका नाम था R.A. मिल्टन, ने अपने प्रयोगों द्वारा बताया था। एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि आवेश का क्वांटीकरण जो होता है वो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा, भिन्न के रूप में कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आधुनिक विज्ञान बढ़ता गया, तो उसके बाद एक शब्द आगे, कण आ गया, क्वार्टर्स। इसका क्या नाम है, क्वार्टर्स, जो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा भी है आपका आरआरबी में और एनटीपीसी में भी आया है। यहाँ पूछा जाता है एक ऐसा कण का खोज हुआ जो 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम आप लोग याद कर लो, क्वार्क्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं। और ये 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः अस्थायी रूप से देखा जाए तो ये 2 ही प्रकार की हमको याद करना है। होते हैं 6 प्रकार, लेकिन अस्थायी रूप लिया है 2, जिसको पहले को बोलते हैं अप क्वार्क्स और दूसरे को बोलते हैं डाउन क्वार्क्स। क्या बोलते हैं, अप क्वार्क्स। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि अप क्वार्क्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो यहाँ पे होता है +2 2/3 और जबकि डाउन क्वार्क्स में होता है -1/3। क्लियर हो गया? एक बार मैं इसको रिकैप कर देता हूँ, शुरू से देखो। आवेश का क्वांटीकरण प्रकृति, यदि हम किसी भी आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आवेशित कण लेना है, 3 चीजें लेना हमको। आवेशित कण लो, आवेशित कण ले लिए, आवेशित कण हो गया, आवेशित वस्तु लेना है और उसका जो आयन लेंगे, उन तीनों का जो गुणज होगा वो हमेशा पूर्ण गुणज होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटम कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखे होंगे E, 2E, 3E, 4E, 5E हो सकते हैं, एक्सेट्रा। आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -E। यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रोटॉन का होता है +E, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है अल्फा कण का कितना होता है? तो +2E, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैं अभी बोलता हूँ, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप यहाँ पर समझ लो, वहाँ पर नहीं देगा 2E, वहाँ पर क्वेश्चन बोल देगा यदि किसी अल्फा कण का आवेश, अब आवेश बोल दिया तो ऑटोमेटिक आपको जितना भी है E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वहाँ पे न्यूमेरिकल सवाल करेंगे जब। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब कुछ नोट्स है। सबसे पहले क्वांटीकरण किसने बताया था? तो R.A. मिलिकन थे, इनका पूरा नाम है R.A. मिलिकन है। आगे चलते हैं, इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा बताया और एक फार्मूला है Q = NE। इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप देख सकते हैं Q = NE यहाँ पे। दूसरा है क्वार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है RRB में और NTPC। अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था, तो जितने भी 12 के बच्चे हैं यहाँ पे थोड़ा नोट करें। क्वार्क्स है, एक कण है, यही 2 ऐसे एक कण है जिसको अप क्वार्क्स बोलते हैं और डाउन क्वार्क्स, यही 2 भिन्न के रूप में पाए गए हैं। एक का होता है अप क्वार्क्स का मान पूछ सकता है 2/3 ही होता है, जबकि डाउन क्वार्क्स का मान होता है -1/3। ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको जो सही लगे उसको टिक कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है, तो दोस्तों अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम को हम लोग समझते हैं। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश संरक्षण का नियम यह कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इसको बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो आवेश संरक्षण का नियम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था और उन्होंने कहा था कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसको समझते हैं कैसे समझते हैं, इसको देखते हैं। जैसे दोस्तों मैंने मान लिया कि मान लो एक ये पदार्थ है, एक ये पदार्थ है, समझ गए। जब इसको आपस में घर्षण करेंगे तो हम कल के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, कल के वीडियोस में देख चुके हैं कि जब दोनों में घर्षण होता है, जब दोनों पदार्थों में घर्षण होगा तो वो दोनों पदार्थ आवेशित हो जाएंगे और एक पे मान लो कि प्लस, एक पे मान लो माइनस आवेश। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर वो धन आवेशित होता है और जिससे इलेक्ट्रॉन मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऋण आवेश होता है। ये तो समझ चुके हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे मान लेते हैं इसके पास 10 है, इसके पास मान लेते हैं 8 है, समझ गए। जब ये घर्षण कराया गया तो घर्षण कराने के दौरान इसके अंदर टोटल मान लेते हैं 18 है, दोनों मिलाकर A + B को। आवेश संरक्षण नियम समझते हैं। दोनों पदार्थ को मान लेते हैं इसमें 10 है, इसमें 8 है। दोनों को जब घर्षण कराते हैं तो मान के चलते हैं कि A से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के B में जाने लगा, समझ गए। A से जाने लगा 200, जैसे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन
बाहर निकले और बाहर निकल के इसमें स्थानांतरित हो गए। तो मान के चलते इसमें से घट गया, कितना हो गया 8। भाई इसमें से जब 10 में से 2 गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। अब यहाँ पे संख्या बढ़ जाएगी 10 होगा, तो अब भी कितना होगा 18। उस समय भी कितना था 18। तो जब घर्षण करने से पहले भी देखा जाए तो दोनों पदार्थों का इलेक्ट्रॉन कितना था 18 था, और घर्षण करने के बाद जब घर्षण किया, घर्षण करने के बाद इनका जो मतलब कि दोनों का इलेक्ट्रॉन है वो भी 18 हो गया। यही कहा था आवेश संरक्षण नियम, कहीं गया नहीं है, यहीं पे चेंज हुआ है, केवल ए से बी में चला गया या बी से ए में आ गया, फिर परिवर्तन हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक मैं बता दूंगा, चलो ठीक है। आवेश संरक्षण का नियम सबसे पहले समझते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। उन्होंने बताया था कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ गए? एग्जाम्पल में बता ही दिया कि मान लेते हैं दो हमने पदार्थ लिया है, दो पदार्थ हमने लिया है ए तथा बी। ए घर्षण के पहले कंडीशन क्या है? तो घर्षण पहले मान लेते हैं इसके पास 10 है, इसके पास 8 है, तो टोटली देखा जाए तो 18 है कि नहीं है? ठीक है। तो जब घर्षण करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि जब घर्षण किया जाता है तो आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 था, इसमें से 2 क्या हो गया स्थानांतरित हो गए बी में चला गया, तो ये 10 था तो 8 बच गया, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 था तो ये क्या हो गया 10 हो गया। तो यहाँ भी देखा जाए तो ये 18 और यहाँ भी 18। इससे यह सिद्ध होता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बात कहा था एकदम सही कहा था कि आवेश कभी भी खत्म नहीं होता है, आवेश रूप बदलता रहता है। समझ में आया? तो अब हम चलने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये आने की संभावना ज़्यादा है, 110% चांसेस है कि कूलाम का नियम आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। देख लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है इसको समझते हैं। कूलाम के नियम को समझने से पहले हम क्या लेंगे, 2 पदार्थ लेंगे जिसका आवेश मान लेते हैं Q1 है। मैंने पहले का आवेश मान लिया Q1, दूसरे का मान लिया Q2, और उसको हमने R दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पे? R दूरी पे रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अगर पदार्थ, जैसे हम है या आप है, तो हमारे और आपके बीच में कहीं ना कहीं एक आकर्षण बल कार्य करता है, तभी आप हमारे वीडियो को देखते हैं। कहीं ना कहीं एक बल कार्य कर रहा है कि आप अपने घर पे बैठे बैठे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बल है, एक अट्रैक्शन पावर है, अट्रैक्शन फोर्स है, वही बल किसी भी पदार्थ में लगता है। तो कहने का मतलब है कि हमने क्या किया, कूलाम का नियम का डेरिवेशन सूत्र निर्माण करने से पहले इसको समझना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि 2 पदार्थ ले लिया, दोनों, एक का पहले का आवेश मान लेते Q1 है, दूसरे का आवेश मान लेते हैं Q2 है, और उसको हमने R दूरी पर रखा। तो जब R दूरी पर रखोगे तो हमने अभी बताया कि आवेश को, ध्यान दो, जब R दूरी पर रखेंगे तो एक बल कार्य करेगा, एक बल कार्य करेगा। जो बल होगा ध्यान दो, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जबकि उनके आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए? क्या हुआ कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो मात्रा है Q1 ये है Q2, तो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम, जिसको हम लोग समझते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, और ये दूसरा इक्वेशन बनेगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², जो दूसरा इक्वेशन बना है। अब हम क्या करेंगे, एक तथा समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे बनेगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा में r², बटा में क्या होगा r²। क्लियर है। अब जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाएंगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम k मान लेंगे, जिसको हम क्या मान लेंगे, k मान लेते हैं, या यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में r², यही हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r², ये हमारा कूलाम के नियम से एक फार्मूला बन गया है। ध्यान देते हैं, कूलाम का नियम से यहाँ पे फार्मूला बना है। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों को जब r दूरी पे रखते हैं तो उन आवेशों के दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है। वो आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। इसको समझते हैं कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही आपका कूलाम का नियम कहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने दो अलग अलग आवेश माना है Q1 और Q2, उसको मैंने r दूरी पे रखा है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमारा अकॉर्डिंग टू कथन के अनुसार बना है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, दूसरा बना इक्वेशन F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। जब दोनों को मैं कंबाइंड किया हूँ तो एक फार्मूला बनेगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा में r²। और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में r²। ये फार्मूला है। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10 के पावर 9, और यहाँ से आप मात्रक निकाल सकते हैं यदि निकालना चाहते हैं। कूलाम के नियम को समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे एक फार्मूला क्रिएट हुआ था हम लोग का F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r²। समझते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्या है, ये आपका ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर k, ये k के बराबर होता है। पहली बात, जैसे ये फार्मूला भी बन सकता है, जो कांस्टेंट हटा था तो वहाँ पे k आएगा, तो a बराबर k Q1 Q2 बटा r²। समझते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन छोटा सा बन जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो 9 × 10 के पावर 9 होता है। इसका मात्रक पूछता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्लियर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। समझ में आ गया बहादुर, आगे चलते हैं। ये तो रही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के मान, और इसी से यहीं से पूछता है कि ये बताइए कि एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है।
अपसाइलन जीरो का मान कितना होता है इसको समझते हैं। तो अपसाइलन जीरो को कहते हैं निर्वात का वैद्युतशीलता। अपसाइलन जीरो क्या कहते हैं? निर्वात का वैद्युतशीलता। और उसके बाद इसका मान क्या होता है, ये क्वेश्चन बना है, इसको समझ लो आप लोग। अपसाइलन जीरो का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12। उल्टा होता है जस्ट इसके, जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है ना, तो जस्ट इसके उल्टा होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप याद रखो, जब आप इसको याद रखोगे 1/4 पाई अपसाइलन जीरो का मात्रक, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो अपसाइलन जीरो का मात्रक आपको ज्ञात हो जाएगा। आगे चलते हैं, मात्रक क्लियर हो गया। अब इसकी बीमा भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है। तो बीमा अगर आपको सूत्र पता है, आपको सूत्र याद है, तो आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं याद है, अगर फार्मूला नहीं याद है, तो तब आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो सबसे पहले फार्मूला हमको क्या पता था, F बराबर 1/4 पाई अपसाइलन जीरो Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। हमने क्या किया कि हमको किसका मान फाइंड आउट करना है, तो हमको अपसाइलन जीरो का मान फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया कि अपसाइलन से यहाँ पर रख दिया, F यहाँ पर रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, जिससे अपसाइलन जीरो यहाँ पे आ गया, F यहाँ पे आ गया। तो हमारा अपसाइलन जीरो बराबर बन गया 1/4 पाई F Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक एक करके हम देखेंगे कि सबसे पहले Q1 और Q2 है, तो कहीं ना कहीं आवेश है, और आवेश का फार्मूला होता है यहाँ से Q/I T। तो I का होता है एम्पियर, समय का होता है T। तो Q की बीमा क्या हो गई, AT। Q कितनी है, 2 बार है, तो हमने क्या किया कि Q की जगह पे AT रखा और AT का स्क्वायर कर दिया। समझ में आया क्यों स्क्वायर किया, क्योंकि 2 है, इसको रख लो। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद क्या किए, ध्यान दो, उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे F का बीमा याद होना चाहिए। F का बीमा आप लर्न कर लो। F बराबर फार्मूला होता है ma से निकाल देंगे। कैसे, F बराबर ma से बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण से यहाँ निकाल देंगे, जिसका हो जाएगा m गुणे द्रव्यमान में त्वरण, सॉरी m मतलब द्रव्यमान, a मतलब होता है त्वरण के LT के पावर -2। जब इसको जोड़ेंगे तो MLT के पावर -2 हो जाएगा। यही मान यहाँ रखे हैं, और आर स्क्वायर मैंने कहीं ना कहीं दूरी है, तो इसको L स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, m को ऊपर ले जाओ तो m के पावर -1 हो गया। L देखो 2 है, ये 3 ऊपर जाएगा तो -3, T के पावर 4, A के पावर 2। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि अपसाइलन जीरो की बीमा कितनी होती है, तो आराम से आप कह दोगे A के पावर -1, L के पावर -3 और T के पावर 4 और A के पावर 2। क्या कहोगे, M के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर -4 और A के पावर 2। ये आपका अपसाइलन जीरो की बीमा है। समझ में आया? चलो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। यहाँ पे मेन कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, अगर बाय द वे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या अति लघु क्वेश्चन बनेगा, या किसी कंपटीशन, जैसे आप लोग फ्यूचर में आप एयरफोर्स नेवी की तैयारी करते हो, और फिजिक्स में मेन यही सब चीज़ें पूछता है। बड़ा चीज़ नहीं पूछेगा आपसे, सिंपल चीज़ें पूछेगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले 4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना हो, उसका मात्रक सहित बताइए। तो 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि अपसाइलन जीरो क्या है भाई, तो निर्वात की वैद्युतशीलता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि अपसाइलन जीरो का मान कितना होता है, तो मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि जस्ट इसके उल्टा होता है। ये याद करोगे, ये उल्टा कर दो, क्लियर। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बनता है अपसाइलन जीरो की बीमा कितनी होती है, तो या तो आपको सूत्र याद है, F बराबर 1 बटा अपसाइलन जीरो Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। वहाँ से अपसाइलन जीरो का मान निकाल के आराम से आप मान रखो, इसका एक्यूरेट याद कर लो। M के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 4 और A के पावर 2 होता है।
क्लियर है? तो यदि आपको ये वीडियो, ये फिजिक्स का चैप्टर पूरा आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में और अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे। अब आने वाले समय में मैथ के भी आपके चैप्टर वाइज आपका मैं कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा। तो इतना आप अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत